नमस्कार दोस्तों, आज हम सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित चतुर्दश शिलालेख के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। यह चतुर्दश शिलालेख देहरादून के पास स्थित कालसी में स्थित है। इस तरह के और भी कई चतुर्दश शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा पूरे भारतवर्ष में, पूरे अखंड भारत में स्थापित किए गए थे। सम्राट अशोक अपने इस शिलालेख के माध्यम से अपने राष्ट्र के भीतर किस तरह की शासन व्यवस्था, किस तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति की गई और अधिकारियों को कार्य करने हेतु किस प्रकार निर्देशित कर रहे हैं, उसी निर्देशों का संकलन इस राजाज्ञा में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है। यह संकलन मोटा मोटा है, विस्तृत संकलन उन्हें पृथक से जारी किए गए होंगे, यह स्वाभाविक बात हम समझ सकते हैं। सम्राट अशोक ने अपने इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसमें महामात्रास, धम्म महामंत्री कह सकते हैं, धम्म के लिए धम्म महामंत्री नियुक्त किए। प्रादेशिकास, जो प्रदेश स्तर पर महामंत्री लेवल के लगभग हाई रैंक ऑफिसर्स थे। युक्तास और लज्जुकास कहना चाहिए लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। वर्तमान में और आप नीचे आएंगे जो तहसीलदार का पद है, और नीचे आएंगे राजस्व निरीक्षक जो सीमांकन करते हैं, और उसमें जो हमारी महत्वपूर्ण इकाई नीचे हल्का पटवारी जो पूरा जमीन का लेखा जोखा जिसके पास रहता है। हल्का पटवारी मूलतः जो हल्का पटवारी का कार्य है जमीन का लेखा जोखा रखना, उसकी नब्ती के संबंध में बताना, नब्ती करना, फील्ड पर नब्ती, राजस्व निरीक्षक के निर्देशन में सीमांकन, उसकी नब्ती, उसके लेखा जोखा हल्का पटवारी ही करता है। तो इस तरह का जो पद उस समय रहा हुआ, तो जमीन की का लेखा जोखा रखे, उसकी नाप जोख करे, इस तरह के पद को लज्जू का यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, लजू के, ये रस्सी से निकला है। जो पटवारी की अभी चैन है, चैन से इस शब्द को जोड़ सकते हैं कि जिसके पास चैन है नापतोल करने की, जो पहले जमीन को नापतोल करने की जो इकाई हुआ करती थी, अभी वर्तमान में रस्सी की ही भांति चैन का उपयोग, लोहे की चैन का उपयोग किया जा रहा है, या एडवांस स्टेज में आएंगे तो मशीनों का उपयोग होने लगा है। इस तरह के जो अधिकारी सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में जनता को सुलभ शासन, सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जन सामान्य की कल्याणकारी भावना से इस तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, और उन्हें किस तरह अपने फील्ड में कार्य करना चाहिए उसके सम्राट अशोक निर्देश राजाज्ञा के माध्यम से शिलालेखों पर जगह जगह खुदवाते हैं, जिससे अधिकारियों को तो पता चले ही अधिकारियों के क्या कर्तव्य अपनी जनता के प्रति है, यह बात जनता को भी पता होना चाहिए। इसलिए इस तरह के अभिलेख सम्राट अशोक ने जगह जगह आम जनता के लिए खुदवाए, और आम जनता इनसे प्रेरणा लेके इनसे अपने अधिकार जान सके और अधिकारियों के से अपने काम आसानी से करवा सके। आइए हम देखते हैं सम्राट अशोक इस शिलालेख में क्या आदेश दे रहे हैं। कालसी थर्ड रॉक एडिक्ट, कालसी का जो चतुर्दश शिलालेख है उसका भाग 3 मैं यहां आपको पढ़कर बताऊंगा। देवानंग पियदस्सी लाजा हेवंग आहा दुवाडस बसा भिसीतेन में यंग आन पईते सबदा विजितसी मम युता लजू के पादेश के पंचेसु बसेसु अनुसयानंग निखमंतु एताय बा अठाय इमाय धम्मानु सथिया यथा अन्नाय
पी कम्माय साधु मात पितिसु शुश्रूषा मित्र संतुत नाति क्यानंग च बंभन समनानंग च साधु दाने पानानंग अनालंबे साधु अपवियता अपभंडता साधु पालिसा पीचा युतानि गणनसी अनपियसंति हेतुवता च व्यंग जनते च। सम्राट अशोक इस अभिलेख में क्या कह रहे हैं, आइए मैं अक्षरशः पुनः बताता हूं। देवानंद पिय पियदस्सी लाजा सम्राट अशोक का नाम है। सम्राट अशोक अभिलेख में अपने आप को देवानंद पिय पियदस्सी लाजा के नाम से संबोधित करते हैं। सम्राट अशोक ने एक विशाल भूखंड लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर पर शासन किया और इतने बड़े भूखंड पर शासन करने के उपरांत भी वो अपने को केवल राजा पुकारते हैं। लाजा, राजा, राय, राव या मगधे राजा, ओनली राजा शब्द उपयोग किया है उन्होंने। राजा से संबंधित शब्द राय, राय, राव यह शब्द उपयोग किए हैं। बड़े बड़े शब्द महाराज, इष्टसट्रा, चक्रवर्ती इस तरह के शब्द अशोक ने अपने लिए अपने शिलालेखों में कहीं भी नहीं किया। यह अशोक की महानता है, यह अशोक का बड़प्पन है। देवानंद पिय पियदस्सी लाजा हेवंग आहा। देवानंद पिय पियदस्सी लाजा कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, दुवाडस, दुवाडस मतलब 12, बस्सा, बस्सा मतलब वर्ष, भिसीतेन राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सम्राट अशोक दुवाडस 12 बस्सा वर्ष, अभिसीतेन राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में मैं यंग आन पैती, ये आज्ञा देते हैं, आश्वासन करते हैं जनता के लिए। यंग आन पैती सविता विजितस्सी, सर्वत्र जो भी जीता हुआ राज्य है, सम्राट अशोक का जितना भी भूभाग है जिस पर वो शासन कर रहे हैं, सविता विजितस्सी मम युता लजुके पादेशिके, ये पदों के नाम है। युता, युक्ता, लजुके या रज्जुके, कई जगह रज्जुके उपयोग किया है। कई अभिलेख में, कई चतुर्दश अभिलेख में ला को रा लिखा है, रज्जू, लज्जू यहां लेकिन ला लिखा है, लज्जू के। पादेशिके मतलब युता, लज्जू के और पादेशिके 3 पदाधिकारी हैं, 3 अधिकारी हैं पृथक पृथक ग्रेड के। लज्जू के युक्ता, लज्जू के अपन लैंड सेटलमेंट देखेंगे, रज्जू के पटवारी से संबंधित कार्य जो होगा वो देखेंगे। पादेशी के ये हायर ग्रेड ऑफिसर हैं, प्रदेश स्तर के ऑफिसर कह सकते हैं। ये महामात्रास रैंक के या उनसे थोड़े कम रैंक के ऑफिसर आप कह सकते हैं। ये महामात्रा से ऑलरेडी पहले से बड़ा पद है सम्राट अशोक के शासनकाल में। तो पादेशी के ये हायर रैंक ऑफिसर्स हैं, महामात्रा से नीचे कह सकते हैं। पंचेसु पंचेसु 5 वर्ष, बसेसु वर्षा अनुशयानंग निखमंतु, ये अपने अपने क्षेत्राधिकार को जो दिए हैं वो लगभग हर 5 वर्ष में ये अपने अपने क्षेत्राधिकार में भ्रमण पर निकलेंगे, टोटल भ्रमण पर निकल जाएंगे। और ऐसा नहीं कि गए और आ गए, ये लगातार भ्रमण पे रहेंगे। तीनों अधिकारियों का आदेशित कर रहे हैं। एताय व अठाय इमाय धम्मानुसतिया, धम्म के बारे में जो बुद्ध भगवान का जो धम्म है, धम्म एक्चुअली नैतिकता की बात करते हैं, वो समाज में नैतिकता की बात करते हैं। जो मोरलिटी इज धम्मा, छोटे शब्दों में कहें हम तो धम्मानुसतिया, धम्म के बारे में भी लोगों को बताएंगे। यथा ये तो धम्म के बारे में बताएंगे तो क्राइम ऑटोमेटिक कम होंगे। सम्राट अशोक की यही मंशा है यहाँ पे। धम्मानुसतिया यथा अनाय की कमाए, और कुछ कार्यों के बारे में बताएंगे, बिजनेस के बारे में बताएंगे, दूसरे आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, दूसरे जो और कार्य हैं उनके बारे में भी खैर खबर लेंगे। जनता के बीच जाकर गांव-गांव घूमेंगे, लंबे टूर पर निकलेंगे। जो उनका क्षेत्राधिकार है, प्रादेशिक स्तर का क्षेत्राधिकार हो सकता है, ये हो सकता है उनको साल भर लगे, समय और ज्यादा भी लगे,
ये फुल टूर पर रहेंगे, अपने घर से निकल जाएंगे। हर 5वें वर्ष इस तरह के टूर करने का सम्राट अशोक आदेशित कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, साधु मात पितिसु शुश्रूषा, मात पितिसु मात पितिसु माता पिता, शुश्रूषु उनकी आज्ञा, उनका कहना, साधु अच्छा है, उनकी बात मानना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सम्राट अशोक इस तरह का आदेश शिलालेख में दे रहे हैं। आगे दे रहे हैं, मित्र संतूत नाती क्या नंग, मित्र बंधु और हमारे नाते रिश्तेदारों, चा बम्मन ब्राह्मण समनानंग समण श्रमण चा साधु, इन सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सम्राट अशोक ऐसा कह रहे हैं। साधु दाने पानानंग अनालंभे, जीव जंतुओं की हत्या नहीं करना साधुकर है, श्रेयकर है। जीव जंतुओं की हत्या नहीं करने हेतु सम्राट अशोक आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ आगे देखिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हमें भी आज के जीवन में भी सभी जो बातें यहाँ बताई गई हैं, उसके अलावा ये बात हमारे जीवन में अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। यहाँ सम्राट अशोक कह रहे हैं, अपवियता अपभंडता साधु, अपवियता शब्द, आप शब्दों पे गौर करेंगे, शब्द आज भी वैसे के वैसे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन शब्दों में हमने आज की भाषा में कर लिया है। अपवियता, अपवियता मतलब अपव्यय नहीं करने के बारे में सम्राट अशोक यहाँ कहना चाह रहे हैं। अपव्ययता अपभंडता, अपभंडता भंडारण मतलब हमें अधिक खर्च और अधिक जरूरत से ज्यादा संग्रहण, जरूरत से ज्यादा भंडारण नहीं करने को श्रेयकर मान रहे हैं, नहीं करने को। अपव्यय और अधिक भंडारण, हमारी जरूरत से ज्यादा भंडारण नहीं करने के लिए प्रशंसनीय मान रहे हैं, सराहनीय मान रहे हैं, श्रेयकर है, साधुकर है, साधु है, अच्छा है। तो हमें आज भी अपव्यय से बचना चाहिए और अधिक भंडारण से बचना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही हमें अपने पास संग्रहण करना चाहिए। कितनी उच्च कोटि की बात सम्राट अशोक कह रहे हैं। पालिसा, पालिसा परिषद जो रही होगी उस समय, समिति। पालिसा पीचा युतानी, युतानी युता जो शब्द यहाँ प्रयोग, अधिकारी का नाम प्रयोग हुआ है। गणरसी अन्य भी संति हेतु बता, जो पलिशा है, परिषद है महामात्रास की, जो परिषद है महामंत्रियों की, वो ये डायरेक्शन दे सकेगी, ये आदेश दे सकेगी युक्तास को कि जो ऊपर सम्राट अशोक ने आदेश प्रसारित किए हैं उसको अद्यतन लेखबद्ध रखेगी, अद्यतन करेगी। उनको पालन करने में उन्हें कोई परेशानी या कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उस कारण सहित हेतु बता उसको लेखबद्ध करेगी। ये कौन करेंगे? युतानी, युक्तास जो अधिकारी हैं उनका ये कार्य, ये उनकी ड्यूटी है, उसको अद्यतन करके रखने हेतु, मतलब जो भी कार्य करेंगे उसको अद्यतन करेंगे, अद्यतन रखेंगे। कारण सहित हेतु बता चा व्यंग जनते चा, उसमें कारण सहित लिखेंगे। तो सम्राट अशोक अपने शासन काल को कितना मजबूती से अधिकारियों के माध्यम से सुदृढ़ तरीके से इतने विशाल राष्ट्र को संचालन करने हेतु किस तरह से आज्ञा जारी कर रहे हैं, ये वाकई बहुत ही सराहनीय और बहुत ही जनहितैषी कार्य है। इस तरह के अभिलेख जन समुदाय के बीच लगाने से, जहां आम जनता रहती है, जनता में राजा के प्रति एक लगाव पैदा होता है। एक्चुअली सम्राट अशोक कहते ही अपने अभिलेख में, हम आगे के अभिलेख में पढ़ेंगे कि समस्त जनता जो है उनके संतान है। तो सम्राट अशोक अपनी संतान को किस तरह से जो सुविधाएं दे सकते हैं उसी तरह से आम जनता के लिए सुविधा की, आम जनता के भले के लिए बात कर रहे हैं। अपने अधिकारियों को घर से निष्क्रमण, उनको निष्क्रमण, घर से निकल जाने हेतु और जगह जगह भ्रमण करने हेतु एक लंबे टूर पर जाने की बात कर रहे हैं। मतलब आप लंबे टूर पर निकलिए, जगह जगह लोगों से मिलिए, लोगों की समस्याएं सुनिए और उनको सुलझाइए। मतलब
एक बहुत बड़े जो भ्रमण, आज के प्रशासन में भी जो भ्रमण, जो दौरा करने की परंपरा है, हो सकता है वो परंपरा भी सम्राट अशोक के कार्यकाल से चली आ रही हो, सम्राट अशोक के ये अभिलेखों से चली आ रही हो। ये अभिलेख अधिकारियों के भ्रमण करने संबंधी पुरातन अभिलेख हमारे पास मौजूद है। वर्तमान में जो हल्का पटवारी पद है, जो राजस्व निरीक्षक पद है, जो तहसीलदार पद है, उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। सम्राट अशोक भी इस पद को यहाँ पर अभिलेख में स्थान दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। जमीन एक्चुअली पूरा जो राजस्व है जमीन से ही आता था, तो स्वाभाविक है यह पद बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। रज्जू के कई जगह उपयोग किया गया शिलालेख में। तो जो रस्सी है, रस्सी एक्चुअली हमारी जमीन मापन की इकाई रही है उस समय। वर्तमान में जो चैन उपयोग करते हैं, रस्सी का स्थान चैन ने ले लिया, और तकनीक बढ़ने के कारण, तकनीक आने के बाद अब यह स्थान मशीनरी ने भी ले लिया है। तो हम इस अभिलेख को गौर से पढ़ें। सम्राट अशोक के द्वारा जनहितैषी जो यहाँ संदेश, अधिकारियों को एक सख्त निर्देश यहाँ पर जो दिया गया है, उसको हम अध्ययन करें, और इस अध्ययन के माध्यम से हम धम्म लिपि के एक एक अक्षर को लिखें। पूरे अभिलेख को आप लिखिए, बड़ा मजा आएगा। ये धम्म लिपि सीखने में आपको रुचि पैदा करेगा और हमें अग्रसर, और मुझे भी आगे के वीडियो बनाते रहने के लिए मुझे ये प्रेरणा देता रहेगा। एक्चुअली मैं अशोक के शिलालेख इसलिए और ले रहा हूं कि एक्चुअली धम्म लिपि सीखने के लिए आपको जो आपके प्राइमरी सोर्स है वहां जाना पड़ेगा। तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, और इसमें हमको दो चीज यहाँ पर हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं, और मूलतः उस समय कैसी भाषा और लिपि चलती थी उसके बारे में हम जान सकते हैं। ये आपका प्राइमरी सोर्स है, और आप समझ लीजिए आप सम्राट अशोक के शासन काल में पहुंच चुके हैं, और उस हिसाब से आप अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बड़ी एक सौभाग्य की बात होगी। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।